नमस्कार साथियों, सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और आज अपन बात करने वाले हैं आरपीएससी के रिगार्डिंग। आरपीएससी में ग्रेड फर्स्ट जिसे अपन कह सकते हैं, स्कूल लेक्चरर जिसे अपन कह सकते हैं, उसमें खासतौर से जीव विज्ञान का जो सब्जेक्ट है वो अपन ने पहले से स्टार्ट कर रखा था। ये अपनी जो एक बुक है जिसका जो PDF है उसका रिविजन अपन कर रहे हैं। तो यूजी लेवल का जो कंटेंट है पेपर सेकेंड के अंदर, सब्जेक्ट के अंदर, तो उसका डेली का अपना रिवीजन रहता है। एक क्लास डेली की मैं अपलोड कर रहा हूँ। आज मैंने जो मॉर्निंग थी, कल अपलोड होगा, तो कल की जो मॉर्निंग थी उसके अंदर मैंने एक मैराथन क्लास है जिसमें आपके जितने भी 6 पार्ट थे उन सभी को मर्ज करके एक साथ में अपलोड किया था। तो जो कोई एक क्लास मिस कर देता है ऐसे, तो उनको सभी को हेल्प मिल जाएगी। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का अपना जो नया पार्ट है उसमें अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि अपन ने पहले से स्टार्ट कर रखा है एनिमल टैक्सोनॉमी। एनिमल टैक्सोनॉमी में अपन पहुंच चुके हैं प्रोटोजोआ से लेकर प्रोटोजोआ का जितना भी मैटर था, उसके अंदर आपका अमीबा मेंबर भी आ गया, उसके अंदर आपका प्लाज्मोडियम भी आ गया है, और भी जितने छोटे मोटे जो मेंबर थे वो सभी के रिगार्डिंग अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज अपना जो नया मेंबर है उसमें अपन बात करेंगे संघ। आज का अपना जो संघ आ जाएगा वो आ जाएगा पोरीफेरा, जिसे स्पंज भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? स्पंज भी कहा जाता है। ये खास तौर से जलीय जीव होते हैं, और जलीय जीव के साथ साथ इनके जो जीव हैं उनमें जो कोशिकाएं हैं वो यूकेरियोटिक होते हैं। सभी कोशिकाएं इस प्रकार से ल्यूज बाइंड रहती है एक दूसरे के साथ में, इसलिए इनके बीच में छोटे छोटे जो छिद्र है या पोर दिखाई देते हैं या छिद्र दिखाई देते हैं। और जैसे मान लो कि एक स्ट्रक्चर अगर अपन यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से, आपके पास में एक स्पंज आता है इस प्रकार से। इस स्पंज में क्या होते हैं? बारीक बारीक छिद्र होते हैं जो वाटर एब्जॉर्ब करने की या वाटर सोखने की क्या रखते हैं? क्षमता रखते हैं। सेम इसी प्रकार से ये जो जीव होते हैं ये कैसे दिखाई देते हैं? स्पंज के जैसे दिखाई देते हैं। इसलिए छोटे छोटे छिद्र होने के कारण से इन जीवों को अपन क्या कहते हैं? स्पंज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखो पोरीफेरा भी यही टर्म है। पोर रखने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, छिद्र रखने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, उसे पोरीफेरा या स्पंज कहा जाता है। सबसे पहले अपन देखेंगे कि यह टर्म रॉबर्ट ग्रांट ने दिया था। पोरीफेरा संघ का जो निर्माण है वो किसने किया था? रॉबर्ट ग्रांट ने किया था। मोस्टली इनके जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? समुद्रीय जीव होते हैं, मतलब लवणीय। कुछ जो होते हैं वो हो सकते हैं स्वच्छ जल के अंदर पाए जाते हैं, या अलवणीय जिसे अपन कह सकते हैं, ठीक है ना। स्वच्छ जल कह सकते हैं, लवणीय जल कह सकते हो, आप फ्रेश वाटर कह सकते हो, में पाए जाते हैं। इनके मेंबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सेसाइल हो सकते हैं, मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी सरफेस के ऊपर इसके जो मेंबर है वो चिपके हुए रह सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर सरफेस है, यहाँ से चिपके हुए रह सकते हैं। पूरी बॉडी के अंदर क्या रहेंगे? इनमें छिद्र जो है वो देखने को मिलेगा। इनके जितने भी मेंबर है वो किसी एक छिद्र के द्वारा बाहर की तरफ ओपन होते हैं इस प्रकार से। ये बड़े वाले छिद्र से क्या होते हैं? ओपन होते हैं। सेसाइल हो सकते हैं, सोलिटरी हो सकते हैं, अकेले रह सकते हैं, या कॉलोनी बनाकर भी रह सकते हैं, ठीक है ना, ग्रुप के अंदर भी रह सकते हैं। अगतिशील, एकल या समूह में रह सकते हैं, स्थानबद्ध रह सकते हैं। गतिशील यहाँ बताया मैंने, सेसाइल स्थानबद्ध रह सकते हैं, पाए जाते हैं। पोरीफेरा जो संघ है उसका टर्म जो है वो कहाँ से आया है? पोरस। पोरस का मतलब क्या है? पोर का मतलब छिद्र। और यहाँ पे अपन फेरी देखेंगे। फेरी का मतलब टू बियर, रखने वाले। क्या रखने वाले? छिद्र रखने वाले जीव क्या कहलाते हैं? पोरीफेरा कहलाते हैं। आगे अपन देखेंगे ये मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। ठीक है। इनकी बॉडी जो होती है वो मल्टी सेलुलर, मतलब बहुकोशिकीय प्रकार के होते हैं। बहुकोशिकीय का मतलब मैंने बताया अभी भी आपको, इनकी जो शरीर है वो ज़्यादा ल्यूज टाइप, मतलब एकदम टाइट प्रकार की बॉडी नहीं होती है। इनकी कोशिकाएं जो है यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने हैं, इसलिए कोशिकाएं हैं वो दूर दूर प्रेजेंट होती हैं। तो यह मल्टी सेलुलर बॉडी संगठन होता है, मतलब कोशिकीय संगठन होता है।
उत्तक या अंगों का अभाव होता है। इसमें उत्तक जैसी या अंगों जैसी संरचना नहीं पाई जाती है। सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, कोशिकीय स्तर का संगठन होता है। ठीक है ना। देखो आगे आप देखोगे बॉडी की बाह्य भित्ति पिनेकोड्रम, बाह्य जो भित्ति होती है उसे क्या बोलेंगे पिनेकोड्रम। अंदर को भित्ति जो होती है उसे अपन क्या बोलेंगे कोइनोड्रम। ठीक है ना। कोइनोड्रम मतलब जो अंदर की भित्ति होती है डाइजेशन में काम आएगी कहीं ना कहीं, पिनेकोड्रम। तथा दोनों के बीच जेलिटिन, मिजेनकाइम या मिजोहाइल होती है या मिजोहिल होती है। मिजेनकाइम जो कोशिकाएं होती है वो दोनों के बीच में, परतों के बीच में पाई जाती है। इनके अंदर जो कंकाल होता है, वैसे तो कंकाल इनका एब्सेंट होता है, इनमें कंकाल जैसी संरचना होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी हल्का सा इनमें कैल्सिक्यूमी मतलब कैल्सी जैसी होती है, कैल्शियम जैसी स्ट्रक्चर बनी होती है। स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं इनके अंदर। स्पिक्यूल्स मतलब कैल्शियम के डिपोजिशन से या कैल्शियम कार्बोनेट के डिपोजिशन से सूल जैसी जो स्ट्रक्चर, इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है वो पाई जा सकती है। ये इनका कंकाल बना होता है। ठीक है ना। तो कैल्शियमी स्पिक्यूल, और इसे अपन क्या कह सकते हैं कैल्कोब्लास्ट कह सकते हैं। सिलिशियस स्पिक्यूल्स मतलब सिलिका की बनी हुई हो सकते हैं स्पिक्यूल्स, यहाँ पर कैल्शियम की बनी हो सकती हैं स्पिक्यूल्स। तो इस प्रकार के इनके जो सिस्टम है, कंकाल है, वो पाया जाता है। कंकाल में आप कहोगे कैल्शियम स्पिक्यूल्स हो सकता है और सिलिशियस स्पिक्यूल्स हो सकते हैं। कैल्शियम के स्पिक्यूल्स कांटों जैसी संरचना जो होती है, मैंने वही बताई आपको, कांटों जैसी जो श्रृंखला होती है, संरचना होती है, वो दो प्रकार की होती है, सिलिका के बने हो सकते हैं, कैल्शियम के बने हो सकते हैं। पूरी बॉडी पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें ओस्टिया कहा जाता है। छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं ओस्टिया कहते हैं, जिनमें वाटर अंदर प्रवेश कर सकता है। बॉडी में केवल एक बड़ा छिद्र, बड़ा ओपनिंग होती है या बाह्य द्वार होता है, बाह्य द्वार होता है जिसे ओस्कुलम कहा जाता है। ठीक है ना। छोटे छिद्र हैं उन्हें क्या कहता है ओस्टिया, बड़ा जो है उसे क्या बोलते हैं ओस्कुलम, जो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर धकेलने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, बाहर धकेलने के लिए इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, का काम आता है। देखो आगे अगर अपन देखेंगे इस जीवों की, ये जीव एसिमेट्री प्रकार के होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की कोई समिति नहीं पाई जाती। समिति मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको हर वीडियो के अंदर। किसी भी जीव को किसी भी प्लेन से यदि काटा जाए, यदि बराबर दो भागों में बट सके तो उसे अपन क्या बोलते हैं समिति बोलते हैं। लेकिन इसमें समिति जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती है। ठीक है ना। या फिर इनमें अगर समिति पाई जाएगी तो कैसी पाई जाएगी रेडियल अरीय समिति पाई जाएगी, अरीय समिति पाई जाएगी। किसमें पाई जाती है, जैसे ल्यूकोसोलेनिया के अंदर कौन सी पाई जाती है रेडियल सिमेट्री या अरीय समिति पाई जाती है। देखो इनका क्वेश्चन जो है, संगठन किस प्रकार का होता है, बॉडी का जो संगठन होता है वो कोशिकीय स्तर का होता है। ये मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि कोशिकाएं दूर दूर होती है, लूज बाइंड होती है। देखो इसकी स्ट्रक्चर देखोगे यहाँ पे इस प्रकार की एक थैलेनुमा संरचना होती है, किसी भी सतह से जुड़ी रहती है, इसलिए इसे अपन क्या बोलेंगे सेसाइल, है ना, अगतिशील, चिपके रहते हैं किसी भी सबस्ट्रेट से। इनकी बॉडी में आप देखोगे इस प्रकार से छोटे छोटे जो छिद्र हैं वो दिखाई देंगे आपको इस प्रकार से, है ना। जो भी आप लोगों ने बुक खोल के बैठे हो आप लोग, तो बुक के अंदर आपको साफ डायग्राम जो है वो मैंने हाथ से बनाए हैं, तो वो आपको दिखाई दे देंगे। ये क्या है, तो जो छिद्र है चारों तरफ से उन्हें क्या कहते हैं ओस्टिया कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं ओस्टिया कहते हैं। इनमें से क्या होता है वाटर जो है, क्योंकि जलीय जीव है तो वाटर प्रवेश करेगा, वाटर प्रवेश करेगा, जहाँ इनको यूज में लेना होगा वहाँ यूज में ले लेंगे। उसके अलावा इनको जो वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलेंगे इन कोशिकाओं के द्वारा, उनको क्या किया जाएगा बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। तो जो बड़ा छिद्र है ये वाला,
उसे क्या कहते हैं? ऑस्कुलम। बड़ा जो छिद्र उसे ऑस्कुलम, छोटे छोटे छिद्र पूरी बॉडी पे हैं उसे ऑस्टिया। और अंदर की जो ये देखोगे आप कैविटी, इन्हें पैरागैस्ट्रिक कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी बीच की जो कोशिका है ये वाली, इन्हें क्या बोलेंगे? मेसेनकाइम, जो अभी अपन बात कर चुके हैं। सबसे बाहरी जो कोशिका है ये वाली, ये जो परत है इसे क्या बोलेंगे? पिनेकोड्रम बोलते हैं। सबसे अंदर वाली जो कोशिका है ये वाली जो कोशिका मैंने बना रखी है यहाँ पे, जो डाइजेशन में कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? कोइनोड्रम। इन्हें क्या कहते हैं? कोइनोड्रम कहते हैं। देखो, कोइनोड्रम के अंदर विशेष प्रकार की जो सेल्स होती हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? कोइनोसाइट्स। कोइनोड्रम तो एक क्या है? परत है। ये क्या है? एक परत होती है। इस परत के अंदर जो सेल्स पाई जाती है, जो मेन मुख्य रोल करती है आपका डाइजेशन से रिलेटेड, उन्हें क्या कहते हैं? कोइनोसाइट सेल कहते हैं। कभी आपसे पूछा जाए कोइनोसाइट सेल्स जो है वो किस में पाई जाती है, तो पोरीफेरा के सदस्यों के अंदर की परत होती है। ठीक है ना? बाहर की परत नहीं भाई, बाहर की परत तो ये है पिनेकोड्रम, लेकिन कोइनोसाइट जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? अंदर की तरफ पाई जाती है। जो कैविटी होती है, कैविटी को चारों तरफ से घेर के रखती है, उस परत को तो क्या कहते हैं? कोइनोड्रम कहते हैं। कोइनोड्रम के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है उन्हें अपन क्या कहते हैं? कोइनोसाइट कहते हैं। तो ये हो गया इसकी स्ट्रक्चर। अब अपन फंक्शन देखेंगे सबके अलग अलग। इनका जो विकास है वो कैसा होता है? डिप्लोब्लास्टिक होता है। मतलब भ्रूण के विकास के दौरान गैस्ट्रोला जो स्टेज होती है उसमें दो परतें पाई जाती है, एक एक्टोड्रम और एक एंडोड्रम। देखो, दो परतें हैं, अगर तीन परतें होती तो इसे क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते। लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ डिप्लोब्लास्टिक है। बाह्य परत एक्टोड्रम, अंदर की परत एंडोड्रम। बाह्य जो परत होती है उसमें कोशिकाएं जो पाई जाती है पिनेकोसाइट कह सकते हो या पिनोकोसाइट कह सकते हो। एक उसमें जो सेल होती है वो होती है पोरोसाइट। दो प्रकार की जो सेल्स होती है वो बाहरी जो परत होती है ये पिनेकोड्रम, इसमें पाई जाती है पिनोकोसाइट और पोरोसाइट। ये जो होती है प्लेट सेल्स भी कहते हैं और इसे ओवल सेल्स के नाम से जानते हैं। एंडोड्रम जो होती है, इनसे जो बनी कोशिकाएं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कोइनोसाइट बोलते हैं, जो अभी अपन बात कर चुके हैं, ये वाली कोइनोसाइट। तो कोइनोसाइट को कोलर सेल के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन याद रख लेना भाई, कोलर सेल से भी पूछा जा सकता है आपको, क्योंकि आरपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। पोरीफेरा से संबंधित कोइनोड्रम, कोइनोसाइट जो सेल्स है वो कहाँ पाई जाती है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इनका काम क्या है वो पूछा जा चुका है। कौन से संघ में पाई जाती है, कौन से सदस्य में पाई जाती है वो पूछी जा चुकी है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कोइनोसाइट जो है वो एंडोड्रम से, तो इसका क्या होता है? ओरिजिन होता है, उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति कौन सी होती है? एंडोड्रम से। पाई कहाँ जाती है? कोइनोड्रम में। कोशिकाओं का नाम क्या है? कोइनोसाइट है। कोइनोसाइट का दूसरा नाम क्या है? कोलर सेल्स है। इस प्रकार से ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक है ना? फ्लैजिलेटेड मतलब कशाभिका पाई जाती है। ये भी विशेषता भी इसकी, कोइनोसाइट कोशिकाएं जो होती हैं वो वाटर के मूवमेंट के लिए क्या पाई जाती है? इनमें कशाभिका पाई जाती है, जो वाटर का फ्लो, फूड कैप्चरिंग, क्योंकि इसने भोजन के पानी के साथ में क्या आता है? इसमें फूड आता है, तो उनको कैप्चर करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए, और वाटर के एब्जॉर्प्शन, क्योंकि इनका जो डाइजेशन होगा वो कहाँ पे होता है? कोशिकीय स्तर का डाइजेशन होता है। ठीक है ना? इनका क्या होता है? कोशिकीय स्तर का पाचन पाया जाता है। ये आपको याद रख लेना है। आगे अपन देखेंगे डायग्राम से, पूरी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी टर्म नए लिखे जाते हैं तो वो आप थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हो। देखो, अब कोइनोसाइट जो सेल है उसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आरपीएससी में ही नहीं, इंडिया के कई ऐसे एग्जाम हैं, पीजीटी के हैं, ठीक है ना, टीजीटी के हो सकता है, आपका सेट का एग्जाम हो सकता है, उनमें कई बार एग्जाम्पल पूछा जा चुका है रोल ऑफ कोइनोसाइट। इसलिए मैंने ये थोड़ा सा अलग से लिखा है, रोल ऑफ कोइनोसाइट। किन कोशिकाओं का काम क्या है? ये कोशिकाएं निम्न कार्य करती हैं। एक तो फिल्टरिंग वाटर, जो वाटर बॉडी में प्रवेश करता है ओस्टिया के द्वारा, उनको क्या करती है? फिल्टर करने का काम करती है, उसको शुद्ध करने का काम करती है। तो पहला तो फिल्टरिंग वाटर, जल में से
न्यूट्रिशन को छान लेती हैं। न्यूट्रिशन को तो एब्जॉर्ब कर लेती है और जो वेस्ट है उसे छोड़ देती है। कैप्चरिंग फूड, इन जल के साथ में जो जल ओस्टिया के द्वारा बॉडी में आया है, उन वाटर के साथ में जो फूड पार्टिकल होगा, भोजन के जो कण होंगे, उन कणों को ये कोशिकाएं क्या कर लेती है, कैप्चर कर लेती है, अंदर की तरफ एब्जॉर्ब कर लेती है, कैप्चरिंग कर लेती है। दूसरा, क्रिएटिंग वाटर फ्लो, का जो फ्लो है उसको भी बनाए रखने में सहायक होती है। आगे अपन देखेंगे इनका मुख्य काम क्या है, पाचन में भी सहायक होते हैं, ठीक है ना। ये कोइनोसाइट कोशिकाएं भोजन का पाचन कर अमीबोसाइट सेल्स को पहुंचाती है। इसका मतलब अमीबोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं वो कोइनोसाइट सेल्स के जस्ट पास में होती है, तो इनका डाइजेशन करेगी। पहले तो डाइजेशन करके ये अपना भोजन, जो पाचित भोजन है डाइजेस्ट, उसको करके किसको पहुंचाती है, एमीबोसाइट कोशिकाएं को पहुंचाती है, जो अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाती है, ठीक है ना। क्योंकि काम पाचन इसका है, फिर किसको पहुंचाएगी, एमीबोसाइट को पहुंचाएगी। एमीबोसाइट जो है अन्य कोशिकाओं तक अपना फूड है वो ट्रांसफर कर पाती है। इस प्रकार से पूरी बॉडी की जो वॉल है उनके अंदर जो भोजन है वो स्प्रेड हो पाता है, फैल पाता है। आगे आएगा जनन। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी इसका जो मुख्य काम है, कार्य जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। कोइनोसाइट जो कोशिका है उनके कार्य क्या क्या हैं, 1, 2, 3 और 4, ये इसके मुख्य मुख्य कार्य मैंने लिखे हैं। आगे आप देखोगे इसका जनन, कि जनन में इसका क्या रोल है। कुछ प्रजातियों में स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करती है। देखो कुछ प्रजातियां जो है इनकी वो क्या करती है, स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करती है, जो ओवम से निषेचित कर नए स्पंज का निर्माण कर सकती है। मतलब इनमें होता तो है लेकिन काफ़ी कम प्रकार का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। कुछ कोशिकाएं इनमें से ही वो क्या करती है, स्पर्मेटोसाइट्स बना लेती हैं, और कुछ कोशिकाएं हैं वो यहाँ पर ओवम बनाती है, और इनके बीच में क्या होता है, निषेचन होता है। निषेचन होने से जो जाइगोट या कोशिकाएं जो बनती हैं, उन कोशिकाओं से क्या बनता है, नया स्पंज का निर्माण हो जाता है। आगे देखो कि एक्सक्रीशन जो सिस्टम है, वेस्ट रिमूवल, उत्सर्जन का जो तंत्र है वो कैसा होता है। वेस्ट प्रोडक्ट तथा CO2 को बाहर निकालने में सहायता करते हैं, ठीक है ना। ये इसके किसके काम चल रहे हैं, ये पूरे वैसे देखा जाए तो कोइनोसाइट का काम चल रहा है, कि कोइनोसाइट का जो फंक्शन है वो क्या क्या है। यहाँ पे अपन नंबर वाइज दें, कोइनोसाइट का तो रिप्रोडक्शन में भी काम आती है, और वेस्ट प्रोडक्ट जो बने हैं उनको रिमूव करने के लिए भी काम आते हैं। तो मतलब सिक्रेशन प्रोडक्ट जो है, मैंने बताया ना आपको, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वेस्ट प्रोडक्ट है, कोई अमोनिया है, उनको बाहर सिक्रेट करने के लिए भी सहायता करते हैं। तो काफ़ी काम होगा इसके। देखो आइए आप देखोगे इनमें सिंगल फ्लैजिलम पाई जाती है। ये भी याद रखना भैया आपको, कोइनोसाइट कोशिकाओं में कितनी फ्लैजिला पाई जाती है, एक फ्लैजिला पाई जाती है। जैसे ये जो फ्लैजिला है, ये जो फ्लैजिला है वो क्या है, कसाभिका है। एक इसमें कोशिका है आर्कियोसाइट, ये ओवम या स्पर्मेटोजोआ का निर्माण करती है। देखो आर्कियोसाइट है, सेम वैसे ही कोशिकाएं होती हैं, या फिर अपन कह सकते हैं जो कोइनोसाइट है उसी का मॉडिफिकेशन होती है, उसी का मॉडिफाइड सेल्स होती है। और ये सेल्स क्या कर सकती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमिट्स निर्माण में भाग लेती है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे जो अंडाणु है, ओवम है, उनका निर्माण करने में सक्षम है, और स्पर्मेटोजोआ स्पर्म का मूवमेंट करने में, मतलब निर्माण करने में सहायक होती है। ये टोटीपोटेंट सेल होती है, मतलब एक से अधिक कोशिकाओं का निर्माण करने में सक्षम होती है। अब अपन देखेंगे ये जो सेल है वो क्या है, कोइनोसाइट है। इन कोइनोसाइट की जो यहाँ तक कोशिका है, देखो ये कोशिका कौन सी है, कोइनोसाइट। इसी कोशिका के पास में जो मैंने अभी भी बताया था आपको कि इनके पास में एक दूसरी कोशिका होती है, अमीबोसाइट कोशिका। ये कौन सी कोशिका है, अमीबोसाइट कोशिका है। इसका मतलब फूड का डाइजेशन यहाँ पे होगा, तो इसके बाद में फूड किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा।
ठीक है, तो ये कौन सी है, एमीबो साइट कोशिका हो गई। ये जो इनकी तरफ बाहर की तरफ, इन कोशिकाओं के बाहर की तरफ इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो है वो निकले रहते हैं, इस प्रकार की, उन्हें क्या बोलते हैं, कॉलर। इसलिए जो कोइनोसाइट सेल्स होती है, इन सेल्स का दूसरा नाम क्या है, कॉलर सेल्स। कॉलर की उपस्थिति कारण से कॉलर सेल्स कहते हैं। इनमें एक बड़ी फ्लैजिला पाई जाती है जो वाटर के मूवमेंट, जल के फ्लो को बढ़ाती है। फूड पार्टिकल्स इन म्यूकस, ये तो फूड पार्टिकल्स होते हैं इनके चारों तरफ, ये इस प्रकार से, ठीक है ना। इनमें क्षमता जो क्या होती है, फेगोसाइटोसिस, मतलब कोई भी फूड पार्टिकल आता है उसको अंदर की तरफ लेने की क्षमता पाई जाती है। तो यहाँ पे देखोगे फेगोसाइटोसिस ऑफ फूड पार्टिकल। फेगोसाइटोसिस किसे कहते हैं, कोई भी कोशिका है इस प्रकार से, इसके पास में फूड का पार्टिकल आया है तो धीरे धीरे ये क्या करेगी, इसके चारों तरफ कवर बना लेगी और वो फूड पार्टिकल यहाँ पर फंस जाएगा और फिर लास्ट के अंदर और इसको बनाएगी। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी इस प्रकार से, और ये फूड पार्टिकल अंदर आ जाएगा और यहाँ से इसको बंद हो जाएगा और ये लाइसोसोम के साथ में जाके फ्यूज होकर इसका डाइजेशन कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार का सिस्टम इसमें पाया जाता है। डाइजेशन मैंने अभी भी बताया था आपको, कोशिकीय स्तर का डाइजेशन होता है, कोशिका के अंदर होता है। इसका मतलब इसे क्या बोल सकते हैं अपन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन देखा जा सकता है। यहाँ पे देखोगे डाइजेशन या पाचन, इंट्रासेलुलर कोशिका के अंदर पाचन पाया जाता है। अंतरा कोशिकीय कौन सी में होता है, कोइनोसाइट जो कोशिका होती है उनके अंदर पाचन पाया जाता है। कि वैक्यूल में पाचन होता है, इनके अंदर क्या होती है, छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है, उन रिक्तिकाओं में क्या होता है, पाचन इसका देखने को मिलता है। कोइनोसाइट या फिर इसे क्या कहते हैं, कॉलर सेल्स के अंदर पाचन पाया जाता है। और पाचन किस स्तर का होता है, कोशिकीय स्तर का, अंतरा कोशिकीय स्तर। कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर हिंदी की जो टर्म है वो भी साथ साथ लिखा करो, तो कोशिश करता हूँ। वैसे तो टर्म तो देखो सभी बता ही देते हैं आप लोगों को, लेकिन फिर भी चलो कोई टर्म ऐसे लगता है तो भी लिख देंगे, है ना। आगे देखोगे उत्सर्जन तंत्र, कि इसमें जो एक्सक्रेशन जो प्रोडक्ट होता है कोइनोसाइट के द्वारा रिलीज किया जाता है वो किस रूप में किया जाता है। तो जलीय जीव जितने भी होते हैं अधिकांश के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, वो किसके रूप में होते हैं, अमोनिया के रूप में होते हैं। क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट जितने भी होते हैं वो नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं, नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ होते हैं वो बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए अब इसमें पोरीफेरा में आप देखोगे तो अमीबा में मतलब अमोनिया होता है। देखो अब क्वेश्चन बनता है अपना अगला, सबसे बड़ा जो स्पंज है वो कौन सा है, सबसे बड़ा स्पंज। इनके जो सदस्य होते हैं पोरीफेरा के, उनको क्या कहा जाता है, स्पंज कहा जाता है। तो स्पंज तो सभी का नाम आ गया कॉमन, लेकिन सबसे बड़ा स्पंज कौन सा है, यहाँ पे आप देखोगे स्पीशियो स्पंज, स्पीशियो स्पंज कह सकते हो आप, ये सबसे बड़ा स्पंज है, स्पीशियो स्पंज। और श्रिम्प्स स्पोंजियोकोला, इसका दूसरा नाम क्या है, स्पोंजियोकोला। क्रस्टेशियन के साथ कॉमेंजलिज्म संबंध बनाता है, कौन सा, श्रिम्प्स, या इसी का दूसरा नाम क्या है, स्पोंजियोकोला। जो क्रस्टेशियन के जो सदस्य होते हैं उनके साथ में, जैसे क्रस्टेशियन का सदस्य कौन सा है, यूप्टिकटेला, है ना, यूप्टिकटेला कह सकते हो आप। यूप्टिकटेला के साथ में कौन सा संबंध बनाता है, कॉमेंजलिज्म। कॉमेंजलिज्म का मतलब क्या होता है भाई, एक को तो प्लस होता है, एक का तो फायदा होता है, और एक का क्या होता है, न्यूट्रल, ना ही तो फायदा और ना ही नुकसान। इस प्रकार के इफेक्ट को या संबंध को क्या कहते हैं, कॉमेंजलिज्म के नाम से जानते हैं। इस प्रकार का संबंध बनाता है। ये क्वेश्चन याद रखना भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे आप देखोगे स्पंजीला, कुछ एल्गी के साथ सिम्बायोटिक संबंध बनाते हैं, सह संबंध बनाते हैं। सिम्बायोटिक मतलब सह संबंध। सह संबंध बनाते हैं किसी एल्गी के साथ में, तो इसे क्या कहते हैं, स्पंजीला के नाम से भी जाना जाता है।
क्योंकि देखो जो मेन जो चीज़ें हैं वो तो सभी अपन डिस्कस कर लेंगे, और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे। अगर आपको कोई नई चीज़, नया वर्ड, कोई नया टर्म ऐसा मिलता है तो आप लोग इसमें ऐड कर लेना साथ साथ में। सभी स्पंज उभयलिंगी बाइसेक्सुअल प्रकार के होते हैं, लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन निषेचन पाया जाता है। देखो उभयलिंगी का मतलब क्या होता है भाई, बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल का मतलब अपन कह सकते हैं कि एक ही मेंबर है, उसके अंदर ही तो क्या बन सकते हैं, स्पर्म बन सकते हैं, उसी के अंदर ओवम बन सकते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, उभयलिंगी बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी रिप्रोडक्शन कैसा पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एक मेंबर का तो ओवम और एक मेंबर का स्पर्म, इनके बीच में क्या होता है, फ्यूजन होता है, तो उसे क्या कहते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इनके अंदर परनिषेचन पाया जाता है। इनमें अलैंगिक जनन, मुकुलन मतलब बडिंग, या जेम्यूल्स के द्वारा होता है। इनमें अलैंगिक जनन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है या जेम्यूल्स के द्वारा होता है। ये छोटे छोटे टर्म्स आपको पते होंगे। लैंगिक जनन अभी मैंने बताया आपको, वो गेमेटोगोनी द्वारा होता है, मतलब गेमिट्स बनते हैं। सभी में पुनरुद्भवन रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। इन स्पंज में क्या पाई जाती है, पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। पुनरुद्भवन का मतलब सभी समझते हो, कोई भी भाग टूट जाए वो वापस से अगर उसकी भाग की जगह नई कोशिकाएं बनकर सेम वैसा वैसा भाग यदि बना सकते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। निषेचन आंतरिक या होलोब्लास्टिक प्रकार का विदलन। देखो निषेचन कैसा है, आंतरिक निषेचन है, और विदलन कैसा है, होलोब्लास्टिक। ये भी याद रख लेना भाई आपको। आगे अपन देखोगे, देखो लार्वा जो अवस्था है वो कैसी होती है इसकी। लार्वा अवस्था फ्री स्विमिंग होती है, पानी के अंदर आसानी से तैरते फिरते हैं, मुक्त प्लावी जिसे अपन कह सकते हैं। इसमें कौन से लार्वा पाए जा सकते हैं, तो आप देखोगे एम्फीब्लास्टुला लार्वा। कौन से लार्वा है, एम्फीब्लास्टुला। उसी को क्या कहते हैं, पैरेनकाइमुला लार्वा के नाम से भी जाना जाता है। पैरेनकाइमुला लार्वा कह सकते हो, या एम्फीब्लास्टुला लार्वा के नाम से भी जाना जाता है, जो पोरीफेरा के अंदर पाए जाते हैं। इनमें सीलियरी मूवमेंट पाए जाते हैं, छोटे छोटे सीलिया जैसे स्ट्रक्चर पाए जाती है ऊपर की तरफ, इसलिए क्या कर पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं। तो ये इसकी लार्वा अवस्था हो गई। वर्गीकरण की अगर आप बात देखोगे कि पोरीफेरा का वर्गीकरण कैसे होगा, तो पोरीफेरा का वर्गीकरण थोड़ा सा डिटेल में है, और उस डिटेल को अपन जो अगली क्लास है उसके बारे में उसी क्लास के अंदर इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो इसके मेंबर्स हैं उन सभी से क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन साथ में आपको ये पता होना चाहिए कौन सा मेंबर किस क्लास के अंदर बिलोंग करते हैं, उनका ऑर्डर क्या है, या फिर अपन कह सकते हैं उनसे रिलेटेड संबंध क्या है, कि उनके नाम से कौन से अर्थ निकलते हैं। वो सभी डिपेंड किस पे करता है, अपने वर्गीकरण पे डिपेंड करता है। तो क्लासिफिकेशन के आधार पे अपन कल देखेंगे अगली क्लास के अंदर। तो आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा, अपना रेस्पॉन्स ज़रूर देके जाइए, और रेगुलर आप लोग अपनी क्लास को एंजॉय कीजिए, और अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिए, और जिन्होंने यूजी लेवल की बुक नहीं ली है वहाँ तक भी शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स को, मैंने इतनी कोशिश की है तो आप लोगों तक वो कोशिश ज़रूर पहुँचनी चाहिए। कोई भी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट है, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कैसे करें, उस स्टूडेंट तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए, ताकि उसका मनोबल जो है वो बढ़े। हो सकता है वो इस बार स्टार्ट करे, इस बार नहीं हो उससे सिलेक्शन, लेकिन श्योर कि वो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो अगली बार वो प्रिपरेशन करने के लिए रेडी होगा। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ में आपको वीडियो और बुक्स को शेयर करना है, ताकि सभी स्टूडेंट्स जिसको आवश्यकता है वहाँ तक पहुँच सके। आज के लिए अपनी वीडियो और क्लास यहीं कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड।